नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज एक राज्य की, एक शहर की, एक सड़क का नाम नहीं बदला गया, बल्कि यह इतिहास के एक भूले बिसरे अध्याय को न्याय मिलने का दिन है। लगभग 80 वर्षों के बाद कोलकाता की धरती ने अपने उस वीर सपूत को सम्मान दिया है, जिसने संकट की घड़ी में हिंदू समाज की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और वो नाम है गोपाल पाठा मुखर्जी का। जब 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे के दंगों में कोलकाता की गलियों में हिंदुओं के खून से नदियां जब बहाई जा रही थी, जब हजारों निर्दोष हिंदू भय और असुरक्षा के साए में जी रहे थे, तब गोपाल पाठा अपनी जान की बाजी लगाकर अपने समाज की रक्षा के लिए सीना तान कर खड़े हुए थे। उन्होंने यह संदेश दिया कि अन्याय के सामने झुकना नहीं है, बल्कि साहस के साथ उसका सामना करना है। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस शहर की रक्षा के लिए उन्होंने संघर्ष किया, उसी शहर में दशकों तक उनके योगदान को भुला दिया गया। लेकिन इतिहास को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। आज जब सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड रखा गया है, तब यह केवल एक नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि ऐतिहासिक स्मृति का पुनर्जागरण है। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको हिंदू नायक गोपाल पाठा मुखर्जी की वीरता की कहानी बताएंगे। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद कोलकाता में बड़ा बदलाव सामने आया है, और बंगाल के हिंदू नायक गोपाल पाठा मुखर्जी को अब आखिरकार 80 साल के बाद वो सम्मान मिल ही गया, जिसके कि वो असली हकदार थे। कोलकाता नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पार्क सर्कस इलाके की एक प्रमुख सड़क का नाम गोपाल मुखर्जी रोड कर दिया है। पहले सड़क का नाम सुहरावर्दी एवेन्यू था, लेकिन अब इसे गोपाल मुखर्जी रोड के नाम से जाना जाएगा। इस फैसले की मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी जमकर तारीफ की है और इसे एक ऐतिहासिक निर्णय बताया है। उन्होंने गोपाल मुखर्जी को याद करते हुए कहा कि वो ऐसे निडर व्यक्ति थे जो हजारों बेगुनाहों की जान बचाने के लिए रक्षक के तौर पर सामने आए थे, और अब ऐसे सच्चे रक्षक का सम्मान करके ऐतिहासिक न्याय बहाल किया गया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अब समय आ गया है कि पश्चिम बंगाल असली नायकों को याद करे, गलतियों को सुधारे और उनका सम्मान करे। वहीं इस फैसले से विपक्षी पार्टियां नाराज दिख रही हैं। उनका कहना है कि सुहरावर्दी का नाम इस तरह से नहीं हटाया जाना चाहिए था। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि गोपाल मुखर्जी हिंदुओं के रक्षक थे, इसलिए विपक्ष इतना नाराज हो रहा है। तो आज हम आपको गोपाल मुखर्जी की पूरी कहानी बताएं। आइए उसके पहले सुनते हैं कि बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा। जैसा कि ब्रिटिशों के नाम पर जो नाम था वो बदल दिया गया है, और बाकी जो है, जो देश का विरोध किया है ऐसे और सांप्रदायिक तत्व जो डिवीजन किया है, उनका नाम तो नहीं रहना चाहिए। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए कलकत्ता कॉरपोरेशन को धन्यवाद दिया है, तो हम भी धन्यवाद देंगे कलकत्ता कॉरपोरेशन को, क्योंकि गेट कलकत्ता क्लीज के समय गोपाल मुखर्जी ने हिंदुओं को बचाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आजादी के इतिहास में सोहरावर्दी जो है वो एक ऐसा खलनायक है जिसके की दामन पर और जिसके के हाथ सैकड़ों के बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। और सोहरावर्दी ने उस दौरान जो देश को बंटवारे करने के लिए, देश में जो है उन्माद फैलाने के लिए, दंगे कराने के लिए जो भूमिका निभाई थी, वो भारत के आजादी के इतिहास के में जो है वो एक बदनुमा चैप्टर है। तो आखिरकार बंगाल में बीजेपी की सरकार के आने के बाद बंगाल के इस नायक को असली सम्मान मिल ही गया। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर गोपाल पाठा मुखर्जी कौन थे। तो गोपाल मुखर्जी कोलकाता के बेलिया घाट के रहने वाले थे। गोपाल मुखर्जी बकरे का व्यवसाय करते थे, मीट का व्यवसाय करते थे, इसलिए उन्हें लोग गोपाल पाठा के नाम से जानते हैं, क्योंकि बंगाल में बकरे को पाठा कहा जाता है। 1940 के दशक में गोपाल मुखर्जी कोलकाता के बाहुबलियों में गिने जाते थे। वहीं 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान हिंसा भड़की थी। इस डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान मुस्लिम लीग ने किया था, और इन दंगों के दौरान मुस्लिम लीग के दंगाइयों ने सैकड़ों हिंदुओं, कहते हैं हजारों हिंदुओं की जान ली थी, जिसके खिलाफ गोपाल पाठा यानी गोपाल मुखर्जी मैदान में उतरे और उन्होंने
और उनके जो समर्थक थे उन्होंने मिलकर हजारों हजार हिंदुओं की जान बचाई। यही वजह है कि इतने साल बाद भी कलकत्ता के लोग गोपाल मुखर्जी को नहीं भूले हैं और आज भी कुछ लोग उन्हें कोलकाता रखकर्ता यानी कोलकाता का रखवाला कहते हैं। आइए सुनते हैं शांतनु मुखर्जी, गोपाल मुखर्जी को सम्मान मिलने पर उनके पोते शांतनु मुखर्जी का क्या कहना है। हम लोग बहुत ही खुश है। हम लोग का नया जो सरकार पश्चिम बंगाल में बना है, उनका ये जो ऐतिहासिक सिद्धांत से हम लोग बहुत ही खुश है। ये बहुत ही बड़ा एक तो करेक्शन वो किए है जो बहुत पहले होना चाहिए था। तो हमने अब तक आपको बता दिया कि किस तरह से गोपाल मुखर्जी को सम्मान देते हुए बंगाल की बीजेपी सरकार ने उनके नाम पर एक सड़क का नाम रख दिया। गोपाल मुखर्जी कौन थे यह भी हमने आपको बता दिया है। लेकिन गोपाल मुखर्जी ने जिस डायरेक्ट एक्शन डे और उसके बाद हुए हिंदू विरोधी दंगों में हिंदुओं की जान बचाई थी, वो दंगे कैसे भड़के थे और इन दंगों में हिंदुओं के साथ क्या कुछ हुआ था, इसका भी पूरा सच आपको बहुत जरूरी है कि पता हो। आइए अब हम आपको बताते हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे था क्या। दरअसल मुस्लिम लीग के मुखिया मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग के लिए 16 अगस्त 1946 को पूरे देश में डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और उसका मुखिया था शहीद हुसैन सुहरावर्दी। 16 अगस्त 1946 को सुहरावर्दी ने कोलकाता के मैदान इलाके में एक सभा का आयोजन किया जिसमें करीब 2 लाख मुसलमान शामिल हुए। इस भीड़ के सामने सुहरावर्दी ने बहुत ही भड़काऊ किस्म का भाषण दिया। यह रमजान का 17वां रोज था, जिसके बाद भीड़ भड़क गई और अगले 24 घंटे में कोलकाता की सड़कें हिंदुओं की लाशों से अटी पड़ी थी। दंगाइयों की यह भीड़ कलकत्ता की जिस भी सड़क से गुजरी वहां मौत की निशानियां छोड़ती गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे तैमूर लंग और नादिर शाह की क्रूर फौज ने पूरे कलकत्ता में खून की दरिया बहाने के लिए वो निकल गई। डायरेक्ट एक्शन डे के इन दंगों में मीडिया रिपोर्ट्स जो समय की थी उनके मुताबिक करीब 10 से 20 हजार लोग मारे गए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में मुस्लिम लीग ने जो ये दंगे भड़काने के लिए पर्चे बांटे थे उन पर आखिर क्या लिखा था। तो 1949 में प्रकाशित जस्टिस जीडी खोसला की पुस्तक ईस्टर्न रेकनिंग में इन पर्चों की पूरी डिटेल दी गई है। आपको बता दें कि जस्टिस खोसला ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को पंजाब हाई कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई थी। तो जस्टिस खोसला की पुस्तक के मुताबिक उस दिन कोलकाता में जो पर्चे बांटे गए थे उसमें मुस्लिम लीग ने लिखा था, जो आप देख रहे हैं इस वक्त, कि यह बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान में हम 10 करोड़ मुसलमान होने के बाद भी हिंदुओं और अंग्रेजों के गुलाम बन गए। दुआ कीजिए कि हम मजबूत बने और काफिरों पर जीत हासिल करें। हम हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम करें और इस जिहाद के लिए कुर्बानी दें। अल्लाह की मर्जी से हम हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कायम करने में कामयाब होंगे। जो जन्नत में जाने का अरमान रखते हैं वो भी आगे आए। जन्नत का चमकता हुआ दरवाजा आपके लिए खुल चुका है। इन पर्चों में आगे लिखा था कि हम सब यानी मुसलमान, हम सब हजारों की तादाद में इस जन्नत में दाखिल होंगे। इस हिंदुस्तान में मुसलमानों के सर पर ताज था। मुसलमानों सोचो, फिर आज हम काफिरों के गुलाम क्यों हैं? कत्लेआम होगा। हम हाथ में तलवार लेकर फक्र के साथ काफिरों पर जीत हासिल करेंगे। और आगे अंत में लिखा हुआ था कि डायरेक्ट एक्शन डे कयामत का दिन होगा। तो 16 अगस्त 1946 को कोलकाता के परेड मैदान में जो रैली हुई थी उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री सुहरावर्दी ने मुसलमानों को खुली छूट देने का ऐलान कर दिया था, जिसकी जो इच्छा है वो करे, पुलिस नहीं रोकेगी। और रैली से निकली मुसलमानों की इस भीड़ ने, जो बहुत संगठित थी, पूरी तैयारी के साथ थी, कुछ ही समय के अंदर कलकत्ता की सड़कों पर ट्रक और लारियां थी वो दौड़ रही थी। इसमें गुंडे बैठे हुए थे और मुस्लिम लीग के खूनी गुंडे जो इस लारियों में सवार थे, इन वाहनों के लिए जो पेट्रोल और डीजल था वो सुहरावर्दी ने खास तौर से सरकारी कुपन के इंतजाम से करवाया था। मतलब पूरी तैयारी सुहरावर्दी ने कर रखी थी और ये लोग जगह जगह जाकर हिंदू बस्तियों में खून की नदियां बहा रहे थे। पुलिस भी इन्हें नहीं रोक रही थी क्योंकि कोलकाता के 24 थानों में से 22 के थानेदार मुसलमान थे। बच्चे क्या, औरतें क्या, बुजुर्ग क्या, किसी पर भी तरस नहीं दिखाया गया, बस उसका हिंदू होना जरूरी था। और ब्रिटिश पत्रकार लियोनार्ड मोस्ले ने एक ऐसी ही क्रूर घटना का वर्णन अपनी मशहूर पुस्तक द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज के पेज नंबर 35 पर किया है। मोस्ले ने लिखा है
कि छोटी लड़कियों और बूढ़ों को रेंग कर ऐसी जगह चलने पर मजबूर किया गया जहां पहले से ही गाय तैयार रखी थी। उनके हाथ में छुरी पकड़ा दी गई और फिर उनसे जबरदस्ती गाय का गला कटवाया गया। किसी भी हिंदू के लिए गौ हत्या सबसे घोर पाप था। वहीं एक बूढ़ी औरत को सड़क पर रोका गया। पहले तो भीड़ ने उसे चिढ़ाया और फिर उसके साथ धक्का मुक्की करने लगे। फिर खटाक की आवाज के साथ बुढ़िया के सर पर लाठी का वार हुआ और वो वहीं पर ढेर हो गई। तो कलकत्ता में इतना बड़ा नरसंहार हुआ था, फिर भी दिल्ली में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सार्वजनिक तौर पर कुछ भी कहने से बच रहे थे। इन नेताओं की मानसिकता पर लियोनार्ड मोस्ले ने लिखा है कि यह उम्मीद की जा रही थी कि नेहरू और जिन्ना एक साथ कलकत्ता का दौरा करेंगे और अमन का साझा संदेश देंगे, लेकिन दोनों के पास इस तरह के काम के लिए कोई फुर्सत नहीं थी। जिन्ना कांग्रेस के खिलाफ मोर्चाबंदी में लगे थे तो नेहरू अंतरिम सरकार की कैबिनेट चुनने में व्यस्त थे। वहीं गांधी जी ने कोलकाता के हिंदुओं को संयम बरतने की सलाह दी। उन्होंने हरिजन में जहर की काट के नाम से एक लेख लिखा था। उस लेख में उन्होंने लिखा कि अगर कलकत्ता के सारे हिंदू अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए बहादुरी से मर मिटते हैं तो वो ना केवल हिंदू धर्म का बल्कि पूरे हिंदुस्तान को बचा लेते हैं। इससे हिंदुस्तान में इस्लाम भी शुद्ध हो जाता। तो गांधी जी ने इस तरह हिंदुओं को अहिंसा की सीख दी, लेकिन इसके उलट कोलकाता का हिंदू मुसलमानों के सामने, मुस्लिम लीग के गुंडों के सामने लाचार था। उन्हें ना तो सरकार से मदद मिल रही थी ना पुलिस से। ऐसे में हिंदुओं को बचाने के लिए सामने आया वो इंसान जिसे आज दुनिया गोपाल मुखर्जी उर्फ गोपाल पाठा के नाम से जानती है। गोपाल मुखर्जी ने बेबस हिंदुओं की रक्षा और मुस्लिम दंगाइयों से हिसाब चुकता करने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने और उनके साथियों ने मुस्लिम लीग और सोहरावर्दी की जो बिछाई बिसात थी उसको पलट दिया और दंगों में हिंदुओं की रक्षा के साथ साथ मुस्लिम लीग के गुंडों पर जमकर पलटवार किया। गोपाल मुखर्जी के इस साहसिक कारनामे को पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश इतिहासकार और ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर यास्मीन खान ने अपनी किताब द ग्रेट पार्टीशन मेकिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के पेज नंबर 70 पर दर्ज किया है। यास्मीन खान गोपाल मुखर्जी के बारे में इस किताब में लिखती हैं कि कलकत्ता के कुछ बड़े बाहुबलियों की तरह गोपाल मुखर्जी की भी धाक थी। नौजवान उसे बहादुर और बाहुबली जैसे उपनामों से पुकारते थे। दंगों में उसने कई सौ या उससे भी ज्यादा लोगों का सफाया किया था। गोपाल मुखर्जी ने यह सब याद करते हुए कहा था कि देश के लिए बड़ा ही नाजुक समय था। हमने सोचा कि अगर यह पूरा इलाका पाकिस्तान बन गया तो बड़ी मुश्किल होगी, इसलिए मैंने अपने आदमियों को बुलाया और कहा कि अब पलटवार करने का समय आ गया है। गोपाल मुखर्जी ने इसे अपना राष्ट्र धर्म माना। उनका कहना था कि हम आम रिक्शा वाले, खोमचे वाले, औरतें और बच्चों को क्यों मारते? आखिर उनका राजनीति से क्या लेना देना था? हमने सिर्फ उन्हें मारा जिन्होंने हम पर हमला किया था। तो गोपाल पाठा ने यह बात एक इंटरव्यू में बताई थी, जिसे यास्मीन खान ने अपनी पुस्तक द ग्रेट पार्टीशन द मेकिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान में जगा दी है। तो हिंदुओं के इस प्रतिकार में गोपाल मुखर्जी को बिहार और यूपी के रहने वाले लोहार, मजदूरों, खलासी और खोमचे वालों का भी भरपूर साथ मिला। 1946 में गोपाल मुखर्जी के नेतृत्व में इन सब ने मिलकर बंगाली हिंदुओं की मुस्लिम लीग के गुंडों से जान बचाई। लेकिन गोपाल पाठा मुखर्जी की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब हम आपको वो राज बताने जा रहे हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। पूरा सच में हम आपको अब बता रहे हैं कि किस तरह से महात्मा गांधी और गोपाल मुखर्जी की भी मुलाकात हुई थी। तो डायरेक्ट एक्शन डे के दंगों के ठीक एक साल बाद अगस्त 1947 में भारत की आजादी के समय एक बार फिर कलकत्ता में दंगा भड़क गया। इन दंगों को रोकने के लिए खुद महात्मा गांधी कलकत्ता गए थे। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हो रहा था, तब गांधी जी कलकत्ता के बेलिया घाट में हैदरी मैंशन नाम की एक बिल्डिंग में, एक इमारत में रुककर अहिंसा की अपील कर रहे थे। इस घर में गांधी जी के साथ खुद सुहरावर्दी, जो बंगाल का कसाई था सुहरावर्दी, वो भी रुका हुआ था, लेकिन वो तब तक सत्ता से हट चुका था। गांधी जी जिस बेलिया घाट इलाके में रुके हुए थे उसे गोपाल मुखर्जी का इलाका माना जाता था और उस समय गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी की भूमिका निभा रहे निर्मल कुमार बोस थे। उन्होंने अपनी पुस्तक माय डेज विद गांधी में लिखा है कि जब उन्होंने, यानी निर्मल कुमार मुखर्जी ने गोपाल पाठा को गांधी जी के सामने हथियार सरेंडर करने को कहा तो गोपाल पाठा ने जवाब दिया कि गांधी जी तब कहां थे जब डायरेक्ट एक्शन डे पर हिंदुओं को मारा जा रहा था।
गोपाल मुखर्जी ने आगे कहा, जो निर्मल कुमार बोस बताते हैं, कि मैं और मेरे लोग हथियार सरेंडर नहीं करेंगे क्योंकि इनसे हम अपने इलाकों की महिलाओं और बच्चों की रक्षा करते हैं। तो इस तरह से गोपाल मुखर्जी ने हथियार डालने से मना कर दिया, ऐसा निर्मल कुमार बोस ने लिखा है। लेकिन कौन जानता था कि ये हथियार ही अब गांधी जी की रक्षा के लिए और गांधी जी के आसपास जो मुसलमान रहते थे उनकी रक्षा के लिए काम आएंगे। दरअसल हुआ यूं कि इसी बेलिया घाट इलाके में आजादी के 15 दिन बाद 16 दिन बाद 31 अगस्त 1947 की रात गांधी जी के ठिकाने पर यानी हैदरी मेंशन पर भीड़ ने हमला कर दिया। इसके बाद अगले दिन गांधी जी के घर से कुछ मीटर की दूरी पर एक ट्रक पर हैंड ग्रेनेड फेंका गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। जाहिर है इन हालात में सिर्फ पुलिस पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता था। इस पूरे इलाके में जो यहां पर मुस्लिम रहते थे वो और गांधी जी को अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत थी, एक्स्ट्रा सेफ्टी की जरूरत थी, जो सिर्फ एक शख्स दे सकता था और उसका नाम था गोपाल पाठा मुखर्जी। और यही वजह थी कि गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी निर्मल कुमार बोस ने एक बार फिर गोपाल पाठा को मिलने के लिए बुलाया। और गोपाल पाठा ने बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने निर्मल कुमार बोस से कहा कि पहले आपको गांधी जी के कैंप के आसपास से पुलिस और सेना को हटाना होगा। सिर्फ मेरे लड़के यानी गोपाल पाठा के लड़के हथियारों के साथ यहां की सुरक्षा करेंगे और गांधी जी को इसके लिए लिखित में, रिटर्न में अनुमति देनी होगी। बाद में गांधी जी ने इसके लिए एक कागजात पर हमें लिखित में अनुमति दी थी। तो सुना आपने गोपाल पाठा मुखर्जी ने कितना बड़ा दावा किया था कि उन्होंने गांधी और उनके घर के आसपास रहने वाले मुसलमानों को सुरक्षा प्रदान की और वो भी हथियारों के साथ, और बाकायदा इसके लिए अहिंसा के पुजारी गांधी जी ने लिखित अनुमति भी दी थी। लेकिन हम सिर्फ गोपाल मुखर्जी के दावों के आधार पर पूरा सच नहीं कह सकते, इसलिए हम इस घटना में गांधी और गोपाल मुखर्जी के बाद तीसरे किरदार निर्मल कुमार बोस की मदद लेंगे। निर्मल कुमार बोस जो इन दिनों गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपनी किताब माय डेज विद गांधी के पेज नंबर 273 में भी कुछ इसी तरह की घटना का वर्णन किया है। हालांकि उन्होंने गोपाल पाठा का नाम नहीं लिया है, लेकिन वो लिखते हैं कि उन युवकों ने मुझसे कहा कि वो सुरक्षा करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें रात में स्टेन गन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। उन्होंने अनुरोध किया कि गांधी जी पुलिस को यह सलाह दें कि वो बिना लाइसेंस के हथियार रखने वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार ना करें। मैंने उनकी मांग गांधी जी को बता दी। इस पर गांधी जी ने बेहद चौंकाने वाला उत्तर देते हुए कहा कि वो उन युवाओं के साथ हैं। तो सोचिए, अहिंसा के पुजारी गांधी जी ने इस तरह से गोपाल पाठा को जो है वो हथियार रखने की भी अनुमति दे दी थी। ऐसे में जो आजकल गांधी जी की अहिंसा पर रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत काम की हो सकती है। वहीं सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलने से के जो फैसला है उस पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा है कि सिर्फ नाम बदल देने से इतिहास को कभी नहीं बदला जा सकता। घोष ने स्पष्ट किया कि उन्हें नाम बदलने से उतनी समस्या नहीं है, बल्कि उसके भविष्य और समाज पर जो उसका असर पड़ने वाला है उसको लेकर जो सोच नहीं है उसको लेकर उन्हें चिंता है। जब कोई नाम होता है ना, उसका पीछे कोई हिस्ट्री, कोई इंसिडेंट ये होता है। एक बार नाम पूरा चेंज कर देना, जिसका नाम पे रास्ता नई तरह से रखना है वो तो हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी का नाम जब हटाने का बात आता है तो पूरा इरेज करने से ये हिस्ट्री का ऊपर इम्पैक्ट हो जाता है। पास्ट को तो जानना चाहिए, जब नाम रखा गया था कोई ना कोई तो उसका कारण था। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि महाराष्ट्र में कैसे पूरा हो गया ऑपरेशन टाइगर। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से? आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और महाराष्ट्र की राजनीति में आज उस समय भूचाल आ गया जब शिवसेना उद्धव गुट के 6 प्रमुख सांसदों ने पार्टी से नाता तोड़कर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना वाले खेमे का दामन थाम लिया। एक साथ इतने सांसदों का पाला बदलना उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़े राजनीतिक झटके के रूप में देखा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नंदन वन बंगले पर हुई इस बैठक के बाद इन सांसदों ने अनौपचारिक रूप से शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल होने की घोषणा की। इस सियासी घटनाक्रम ने महायुति सरकार के समीकरणों को और अधिक मजबूत कर दिया है और शामिल होने वाले सांसदों में संजय हरिभाऊ जाधव, संजय उत्तम राव देशमुख, नागेश पाटिल अष्टीकर, ओम प्रकाश उर्फ पवन राजे निम्बालकर, भाऊ साहेब राजाराम वागचौरे और संजय दीना पाटिल शामिल हैं। सभी बड़े नाम हैं और इन 6 सांसदों के शामिल होने से लोकसभा में एकनाथ शिंदे गुट की जो संख्या है अब 7 से बढ़कर 13 हो गई है। और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे न केवल शिंदे गुट की ताकत बढ़ी है बल्कि एनडीए गठबंधन में उनका प्रभाव और अधिक मजबूत होगा। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सियासत में ऑपरेशन टाइगर ने उद्धव ठाकरे के लिए जो अस्तित्व का संकट है एक तरह से खड़ा हो गया उनके सामने, जबकि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ऑपरेशन टाइगर कामयाब रहा है। तो फिलहाल पूरा सच में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज।